नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। ज़ौक़ का एक बड़ा ही कमाल शेर है। वो कहते हैं कि हक ने मुझको एक ज़बां दी और दिए हैं कान दो, इसके ये माने कि कहे एक और सुने इंसान दो। हम सब जानते हैं इंसान को दो कान तो मिले हैं, लेकिन वो इन कानों का इस्तेमाल किस तरह करता है। कानों की किसी समस्या को लेकर वो कितना जागरूक है, ये भी हम देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जो कानों की अनदेखी रह जाती हैं। और कानों में अगर कोई समस्या हो और अगर जन्मजात है किसी बच्चे को, तो उससे उसकी बोलने की शक्ति भी प्रभावित होती है। अगर हम ठीक से सुनते नहीं हैं तो सोचिए कि हमारा जीवन कैसा हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ जिनकी सुनने की शक्ति कम होने लगती है, धीरे धीरे उनके साथ या उनका जीवन कैसा होने लगता है। आज बहुत ज़रूरत है इस बात पर ध्यान देने की भी और समझने की भी कि वो कान जिनके बारे में हम अक्सर सुनते तो हैं या जिनके ज़रिए सुनते तो हैं, लेकिन उनके बारे में हम कितना जानते हैं। आज बहुत विस्तार से हम ये समझेंगे कि कानों की कोई समस्या होने पर गूंगापन कैसे होता है, किस तरह प्रभावित होता है हमारा बोलना, और साथ ही साथ कॉक्लियर इम्प्लांट के बारे में। जी हाँ, क्योंकि अगर बात करें सुनने की तो ट्रैफिक का शोर ले लें, मधुर संगीत ले लें, किसी की गुस्से भरी आवाज़ या फिर मुस्कुराहट या हंसी की आवाज़, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें दिन भर में हम सुनते हैं, इतनी आवाज़ें सुनते हैं, लेकिन इन सबको सुनते समय शायद ही हम में से कोई ये सोचता है कि ये जो सुनने की प्रक्रिया है ये किस तरह से होती है या फिर कैसा होता है हमारा कान का स्ट्रक्चर। तेज शोर और हंगामे के बाद थोड़ी सी खामोशी अच्छी लगती है, लेकिन अगर खामोशी जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो हमारे लिए सुनने का कार्य कान द्वारा किया जाता है। कान के दो मुख्य काम होते हैं। पहले ये आवाज को ग्रहण करता है और फिर इसे संकेतों में बदलता है ताकि मस्तिष्क इसे समझ सके। कान को 3 भागों में बांटा जा सकता है, बाहरी, मध्य और आंतरिक भाग। कोई भी ध्वनि या आवाज सबसे पहले कान में प्रवेश करती है और ईयर कैनाल से होते हुए ध्वनि तरंगे ईयर ड्रम यानी कान के पर्दे तक पहुंचती हैं, जिससे कान के पर्दे में कंपन उत्पन्न होता है। यही कंपन ऑसिकल हड्डी तक पहुंचता है और वहां से कान के आंतरिक भाग में चला जाता है। ये तरंगे कॉक्लिया में पहुंचती हैं और सेंसरी हेयर सेल से टकराकर कंपन उत्पन्न करती हैं। जिससे तरंगे विद्युत संकेतों में बदल जाती हैं और कॉक्लिया नर्व से होते हुए मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब में पहुंचती है। मस्तिष्क इन संकेतों को पढ़ता है और हम सुन पाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी रुकावट होने पर अस्थायी या स्थायी बहरापन पैदा हो सकता है। बहरापन मुख्य रूप से 2 तरह का हो सकता है। कंडक्टिव बहरापन, जिसमें आवाज कान के बाहरी और मध्य हिस्से से होते हुए कॉक्लिया और ऑडिटरी नर्व तक ठीक से नहीं पहुंच पाती। आमतौर से ये परेशानी कान के मध्य भाग में वैक्स इकट्ठा होने से या फिर बाहरी हिस्से में किसी चीज के फंस जाने से होती है। जबकि सेंसरी न्यूरल बहरापन कान के आंतरिक भाग या ऑडिटरी नर्व में विकृति के कारण उत्पन्न होता है, जिसमें कॉक्लिया की छोटी छोटी कोशिकाएं कार्य करना बंद कर देती हैं। ये बहरापन स्थायी होता है। कॉक्लियर इम्प्लांट द्वारा इसका इलाज संभव है। व्यक्ति को सुनने की समस्या या बहरापन होने पर जरूरी ये है कि बिना समय नष्ट किए तुरंत डॉक्टर को दिखाया जाए। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। बच्चों में जन्मजात किसी कारण से अगर वो सुन नहीं पाते, तो जैसा हमने कहा कि बोलने की शक्ति भी प्रभावित होती है। और उम्र बढ़ने के साथ अगर लोगों में ये समस्या आती है कि उन्हें सुनाई कम देना जब शुरू होता है, तो होता यह है कि अक्सर इसको नज़रअंदाज किया जाता है। दूसरी तरफ अगर आंखों की कोई समस्या हो तो चश्मा लगाने में लोग परहेज़ नहीं करते, लेकिन कानों के लिए अगर हियरिंग एड लगाने पड़े तो कई लोगों को बहुत दिक्कत होती है। लेकिन आज ये तमाम बातों पर और समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कानों में आई किसी भी तरह की समस्या, यानी सुनाई देने में किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उसका इलाज संभव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कॉक्लियर इम्प्लांट एक
क्रांतिकारी तकनीक है जिस पर आज बहुत विस्तार से हम समझेंगे विशेषज्ञों से। ये तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर जे.एम. हंस, पद्मश्री अवॉर्डी, ही इज चेयरमैन सेंटर फॉर ENT कॉकलियर इम्प्लांट एंड ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट, डॉक्टर हरीश तनेजा, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ENT UCMS एंड GTB हॉस्पिटल से, और ख़ास तौर पर क्या भूमिका होती है स्पीच थेरेपी की कोक्लियर इम्प्लांट के बाद, ये हमें बताने वाली हैं डॉक्टर सुनीता कक्कड़, शी इज स्पीच थेरेपिस्ट। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं क्योंकि विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर जे.एम. हंस, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो उन्हें सुनाई देता है वो तो बड़ी सामान्य सी बात है, कम सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है। बहरापन उनके लिए ये है कि जब कुछ सुनाई नहीं देता, तो बहरापन दरअसल है क्या? जैसे बहुत सुंदर तरीके से बताया गया कि जो अंदरूनी कान है उसमें हेयर सेल्स होते हैं, और हेयर सेल्स पे जब आवाज़ जाके टकराती है तो वो बायो इलेक्ट्रिकल करंट्स में कन्वर्ट हो जाती है, और वो फिर नस के द्वारा दिमाग तक जाती है, जैसे बताया गया टेम्पोरल लोब तक, जहाँ डीकोडिंग होती है और हम समझते हैं कि हमने क्या सुना। तो जो कॉकलिया है वो एक ट्रांसड्यूसर की तरह है। अगर आप टेलीफोन करते हैं और जो बोलते हैं स्पीकर में और वो जाके इलेक्ट्रिकल करंट्स में कन्वर्ट नहीं होगा तो तार से वो दूसरी तरफ नहीं जाएगा। इसी तरह कान भी अगर ट्रांसड्यूसर इफेक्ट कॉकलिया का ख़राब हो जाएगा, और बहुत कारण हैं इसके, माँ के पेट से लेकर बाहर तक आने तक, और बाद में भी जब ये, और आपने दिखाया नॉइज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज़। तो ये ख़त्म हो जाने से आप कितना भी लाउडली बोल लीजिएगा, लेकिन बायो इलेक्ट्रिकल करंट्स नहीं बनेंगे और वो ब्रेन तक नहीं जाएंगे, तो डेफनेस हो जाएगी। तो आप हियरिंग एड्स भी लगाएंगे तो उससे फायदा नहीं होगा। डॉक्टर तनेजा, आपसे जाने, अक्सर जो है घर में खास तौर पर ये कहा जाता है कि फला व्यक्ति हमारी बात नहीं सुनता, हम कहते रहते हैं, उस पर कोई असर नहीं होता। एक जो नॉर्मल लेवल है सुनने का, कोई भी व्यक्ति बात सुन रहा है, किस लेवल पर सुन सकता है? नॉर्मल लेवल्स क्या होते हैं हियरिंग के? नॉर्मली जो हमारी लोग हैं वो करीब 20 डेसिबल तक अगर सुनते हैं तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम उससे ज़्यादा हो जाती है और दोनों कान को प्रभावित करती है तो उस सिचुएशन में उनको सुनने में दिक्कत आती है। कुछ लोगों का ये शिकायत करना कि उनको जो है ध्यान नहीं देता, इसके 2 वजह हो सकती हैं। उसकी गहराई में जाना ज़रूरी है। हो सकता है कि वो अटेंशन ना दे रहा हो, वो किस और विचारों में खोया हुआ हो, उसकी वजह से भी कई दफ़ा ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन अगर वो रेगुलर इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है तो इसका मतलब कि उसकी श्रवण शक्ति में कुछ समस्या है, जिसके लिए उसको ENT स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना ज़रूरी है। डॉक्टर सुनीता, अक्सर लोग ये कहा जाता है कि जो डेफनेस है वो अलग चीज़ है जी, और दूसरी तरफ बोलना जो है वो बिल्कुल एक अलग बात हो जाती है। इसमें ऐसा है कि जैसा हम सुनते हैं वैसा ही बोलते हैं। जैसे जिसके घर में हिंदी बोली जाती है वो हिंदी सुनता है और हिंदी बोलता है, तो सुनने का बोलने से कनेक्शन है। जो बच्चे नहीं सुनते वो बोल भी नहीं पाते जी, तो इसके लिए सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। सुनने की प्रक्रिया ज़रूरी है। डॉक्टर हंस, हमें ये बताएं कि अगर भारत की बात की जाए, भारत के परिप्रेक्ष्य में डेफनेस के अगर कारण पूरे देखे जाएं और जिस स्तर पे आपके पास पेशेंट्स आते हैं, कितनी बड़ी समस्या आप इसे देखते हैं? देखिए, WHO के मुताबिक अगर हम चलें, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि हमारे यहाँ रफली हम कहते हैं कि 10% हियरिंग लॉस होता है किसी ना किसी तरह का, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। उसमें से 1% ऐसे लोग होते हैं जिनको प्रोफाउंड डेफनेस है, जिनको कि कॉकलियर इम्प्लांट लगना चाहिए। तो प्रोफाउंड डेफनेस माइल्ड में तो होगा, जैसे वैक्स आने से माइल्ड हो सकता है, कान का पर्दा फटने से वैक्स माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर हियरिंग लॉस हो सकता है। उम्र के साथ साथ प्रेस्बाइक्यूसिस होना अलग अलग तरीके से माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड तक जा सकता है। तो कारण बहुत हैं, और हमारे देश में सबसे जो महत्वपूर्ण कारण मैं बताऊंगा प्रोफाउंड डेफनेस का और कंजेनिटल लॉस का, जो कि माँ के पेट से ही आप ना सुन के बाहर आएँ, वो है कॉन्सैंग्विनिटी। जो क्लोज रिलेशंस में शादियाँ होती हैं हमारे देश में, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कारण है। उसके अलावा मेनिंजाइटिस, अपने हियरिंग लॉस, नॉइज ट्रॉमा बताया, ड्रग्स, अभी भी ऐसी ड्रग्स हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हम कहते हैं, जैसे जेंटामाइसिन, अमिकासिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये यूज़ होती देखी गई हैं मैंने। अब तो हम इसको ट्यूबरकुलोसिस में भी यूज़ नहीं करते, लेकिन लोग
आम तौर पे यूज़ करते हैं, और ये सीधा जाके हेयर सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है और हेयरिंग को ख़राब कर देती है। जी। जी।